उत्तर प्रदेश के आजाद खान को साल 2001 में डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। जिंदगी वहीं थम गई। जवानी, सेहत, परिवार सब कुछ सलाखों के पीछे छूट गया। सालों बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पाया कि सरकार आजाद खान के खिलाफ न तो कोई ठोस सबूत पेश कर पाई और न ही कोई भरोसेमंद गवाह। यानी जिस अपराध के लिए उन्हें उम्र कैद दी गई थी वही अपराध अदालत की कसौटी पर साबित ही नहीं हुआ। 19 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह मानते हुए बरी कर दिया। लेकिन सिस्टम की बेरुखी यही खत्म नहीं हुई। अदालत के आदेश के बावजूद कागजी औपचारिकताओं में देरी हुई और आजाद खान के जेल से बाहर आने में लगभग 1 महीना और लग गया। जब वे बरेली जेल से बाहर निकले तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं आज़ाद हूँ। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 24 साल बाद मिली ये आज़ादी सच में आज़ादी कही जा सकती है? जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। आज जरूरत इस बात की है कि इस एक मामले को किसी अपवाद की तरह नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह देखा जाए। भारत की न्यायिक व्यवस्था में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों को सालों यहां तक कि दशकों तक जेल में रखने के बाद अदालतों ने खुद यह स्वीकार किया कि न तो अपराध साबित हुआ और न ही ट्रायल समय पर पूरा हुआ। एल्गार परिषद केस में प्रोफेसर हेनी बाबू को करीब 5 साल बाद जमानत मिली क्योंकि मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका। 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में कफील अहमद अयूब को 10 साल से ज्यादा हिरासत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है 10 साल से या उससे अधिक समय की अंडर ट्रायल कैद अपने आप में जमानत का आधार हो सकती है, खासकर तब जब सबूत कमजोर हो या ट्रायल ठप पड़ा हो। इसके बावजूद जमीनी सच्चाई यही है कि बेल नियम है, जेल अपवाद। ये सिद्धांत कागजों में ज्यादा और जिंदगियों में कम दिखाई देता है। इस पूरी तस्वीर का एक और स्याह पहलू तब सामने आता है जब ऐसे मामलों में मुसलमानों की हिस्सेदारी को देखा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बस बम धमाके के मामले में 28 साल जेल काट चुके एक मुस्लिम व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी किया। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगभग 19 साल बाद 12 मुस्लिम आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में नाकाम रहा। इसी तरह कई कथित आतंकी मामलों में मुस्लिम युवकों को 15 से 20 साल तक जेल में रखने के बाद अदालतें यह मानने को मजबूर हुई कि आरोप टिक ही नहीं पाए। फहीम अंसारी हो या फिर हो दिल्ली पोग्राम के आरोपी, कई मामलों में सालों की हिरासत के बाद जमानत या बरी होना इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि लंबी कैद अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं होती। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट इस सच्चाई को आंकड़ों में बदल देती है। भारत की आबादी में मुसलमान लगभग 14% है, लेकिन जेलों में उनकी हिस्सेदारी 19 से 20% तक पहुंच जाती है। इसकी बड़ी वजह यह नहीं है कि वे ज्यादा अपराध करते हैं, बल्कि यह है कि जेलों में बंद ज्यादातर लोग दोषी नहीं बल्कि विचाराधीन कैदी हैं। गरीबी, अच्छे वकील का खर्च ना उठा पाना, कानूनी जानकारी की कमी और वर्षों तक खींचती न्यायिक प्रक्रिया, यह सब मिलकर मुसलमानों और अन्य हाशिए के समुदायों को ज्यादा समय तक जेल में रोके रखती हैं। यानी जेलों में ज्यादा दिखना अपराध का नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का सबूत है। मुझे जेल जाने के बाद भी आप यकीन कीजिए कई दिनों तक के मुझे एतमाद ही नहीं होता था कि बॉम्बे पुलिस ने हमें झूठा इस केस में फंसाया। ये कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े केस में किसी को, देखिए 10 लोगों को पकड़ा है, उसमें एक आदमी बेगुनाह आ गया गलती से, वो बात समझ में आती, लेकिन आप पूरा केस ही और सारे लोगों को फंसा रहे, जानते बूझते आप फंसा रहे। और वो कहते थे कि आपने ब्लास्ट नहीं किया, हमको मालूम है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है। अब उनको ऊपर से प्रेशर था या पब्लिक प्रेशर था, मीडिया प्रेशर था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता था कि हमारी पुलिस ने एक इतने बड़े सेंसिटिव केस के अंदर लोगों को फंसा दिया, सबको फंसा दिया। हमारे वहाँ उल्टी गंगा है, हमारे लीगल सिस्टम में उल्टी गंगा है। एक्यूज की बात सबसे आखिर में सुनी जाती है, उसको कहते हैं 313 का स्टेटमेंट, और सबसे पहले बात जो है पुलिस की सुनी जाती है। इसी सिस्टम की दूसरी तस्वीर तब सामने आती है जब हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा और समझौता एक्सप्रेस जैसे मामलों को देखते हैं। मालेगांव, अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस जैसे गंभीर आतंकी हमलों में वर्षों तक चले मुकदमों के बाद कई आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं और बाद में सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में सम्मानजनक जगह बना लेते हैं। कुछ मामलों में सजा होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अदालतें यह कहती हैं कि अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर सका। यह असंगति एक बड़े सवाल को जन्म देती है।
क्या समस्या सिर्फ सबूतों की है या फिर जांच, अभियोजन और राजनीतिक माहौल मिलकर न्याय की दिशा तय करते हैं? यहीं पॉल ब्रास की कन्वर्जन स्पेशलिस्ट थ्योरी प्रासंगिक हो जाती है। यह थ्योरी बताती है कि कैसे हिंसा के बाद कुछ लोग और संस्थाएं अपराध को राजनीतिक और कानूनी सुरक्षा में बदल देती हैं। गंभीर आरोप लगते हैं, लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और अंत में बरी होना एक ऐसा संदेश देता है कि हिंसा के बाद भी बचाव का तंत्र मौजूद है। सवाल यह नहीं रह जाता है कि हिंसा किसने की, बल्कि यह बन जाता है कि हिंसा के बाद किसे बचाया गया। आजाद खान की रिहाई एक इंसान की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम का बयान है जहां न्याय अक्सर इतना देर से आता है कि वह न्याय नहीं रह जाता। जब अदालतें सालों बाद कहती हैं अपराध साबित नहीं हुआ, तो असल में वे यह स्वीकार करती हैं कि सिस्टम ने एक बेगुनाह से उसकी जिंदगी छीन ली। आपको पता है, हम लोग जब कोर्ट में गए एमसीओसी कोर्ट में, तो हमारे दिल में ये बात आती थी कि जस्टिस एमआर भाटकर थी कि हम मैडम से कंप्लेंट करें कि साहब इन पे मौका लगाओ। ये देश की गद्दारी इन्होंने की है, गलत लोगों को फंसाया है, असल लोगों को छोड़ने का रास्ता दिया है। हम ये बात वहाँ करते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चार्जशीट आनी बाकी होती है, सारा प्रोसीजर होता है, तो कुछ एक्यूज की बात कोई सुनता नहीं है। सवाल यहाँ पर यह नहीं रहा कि आजाद खान क्यों छूटे, सवाल ये है कि वे इतने साल पहले क्यों नहीं छूट सके। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक मैं आज़ाद हूँ जैसी बात या नारे एक चीख है, न्याय की नहीं, न्याय की अनुपस्थिति की। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।